नमस्कार, मैं हूँ संजय शर्मा, आप देख रहे हैं 4 पीएम न्यूज़ नेटवर्क। श्रीनगर में हूँ इस समय, कश्मीर के हालात का जायज़ा लेने आया था। कश्मीर के लोगों का दर्द क्या है, उनकी इच्छाएँ क्या हैं, क्या चाहते हैं चुनाव मुझे लगा कि चल के एक बार कश्मीर जाना चाहिए। कश्मीर मेरा बहुत पसंदीदा जगह में से रही है, मैं बहुत बार आया हूँ कश्मीर। कश्मीर के गवर्नर रहे हैं सतपाल मलिक साहब, उन्होंने मुझे 2-3 इंटरव्यू दिए और इंटरव्यू में बहुत बड़े-बड़े खुलासे किए कि किस तरह यहाँ पे गवर्नर हाउस को भ्रष्टाचार का केंद्र बना दिया गया था। तो कश्मीर के हालात, हरियाणा के चुनाव में खट्टर साहब आखिर कांग्रेस के नेताओं को न्योता क्यों दे रहे हैं और महाराष्ट्र में क्या है राजनीति का खेल? राजीव रंजन के पास चलते हैं, बहुत शानदार बातचीत की हमसे, चलते हैं और उनका इंटरव्यू करते हैं और पूछते हैं इन सब मसलों पे उनकी राय। 4 पीएम न्यूज़ नेटवर्क में स्वागत है राजीव भाई आपका। इस समय मैं डल लेक के बराबर में बैठा हूँ, सामने बैठा हूँ, सामने डल लेक है मेरी और बहुत बढ़िया-बढ़िया सा नज़ारा दिख रहा है मेरे को उस खिड़की से। कश्मीर आया था कि देखने की चुनाव की फिजा क्या है कश्मीर। कश्मीर मुझे बहुत पसंद है, मैं बहुत बार आ चुका हूँ पिछले 10 सालों में कश्मीर। और सत्यपाल मलिक जी के साथ जो यहाँ पे एक्स गवर्नर रहे हैं, मैंने कई इंटरव्यू किए हैं। उन्होंने कश्मीर के बारे में बहुत कुछ बोला है मेरे चैनल पर कि किस तरह 370 हटाने से सिर्फ 1 दिन पहले बताया गया। पुलवामा अटैक की कहानी उन्होंने मुझे बताई। मैं भौचक्का था कि पुलवामा अटैक को लेकर प्रधानमंत्री जी ने क्यों कहा हमसे कि तुम अपना मुँह बंद रखो, बोलना नहीं है कुछ। ये सारी बातें मेरे साथ उन्होंने बताई, हम लोगों ने शेयर करी, इंटरव्यू किया है। जब मैं एयरपोर्ट से निकला तो टैक्सी ड्राइवर, फिर मैं चाय पीने रुका, फिर मैं घूमा डल लेक पे थोड़ी देर, लोगों से बात करी कि फिजा क्या है। 2-3 बड़े महत्वपूर्ण बातें की। उन्होंने कहा कि साहब 370 हटने से पहले बहुत तमाशा किया गया, पूरे मुल्क में कहा गया कि 370 हट जाएगी तो यहाँ फैक्ट्रियाँ लगेंगी, यहाँ रोज़गार होगा। लेकिन हमको तो कोई फैक्ट्री लगती हुई नज़र नहीं आई। एक बात लोगों ने कॉमन कही कि साहब यहाँ पे इतना भ्रष्टाचार की खबरें कभी नहीं आती थी जितनी अब आई। और लोगों ने पूछा कि साहब एक नौजवान था, बहुत अच्छा पढ़ा लिखा था, एमबीए करके आया है वो। उसने कहा कि हर जगह कहा गया कि 370 हट जाएगा तो बहुत सारे लोग यहाँ पे कश्मीर में आके प्लॉट खरीदेंगे, हवेली बनाएँगे, होटल बनाएँगे। ज़रा आप रिकॉर्ड कर मालूम करिएगा कि कहाँ किसने हवेली बनाई, होटल बनाए। क्या वास्तव में कश्मीर के नाम पे इस जगह को धोखा दिया गया? मेरा आपसे सवाल है, आप भी बहुत अध्ययन करते हो, कश्मीर की वैल्यूज़ को लेके आपने अध्ययन किया है, कश्मीर की जो आर्थिक प्रगति है उसको लेके अध्ययन किया है। प्रधानमंत्री की इस बार शपथ ग्रहण होने के 100 दिन में 2 दर्जन से ज़्यादा हमारे बहादुर सैनिकों को आतंकियों ने शहीद कर दिया है। ये 370 की हकीकत है, जो कहते थे 370 हट गई है तो आतंकवाद खत्म हो गया है। क्या लगता है कि कश्मीर इस बार क्या संकेत देने वाला है? कश्मीर से क्या आवाज़ निकलने वाली है? चुनाव का 25 तारीख को श्रीनगर में जहाँ बैठा हूँ, यहाँ चुनाव है। आस-पास का एक चरण हो चुका है, अभी और बाकी हैं। लेकिन क्या लगता है आपको कश्मीर से इस बार क्या संकेत आने वाले हैं? देखिए, आपने जो सवाल पूछा, वो सवाल में 2 उसके भाग हैं। एक ये है कि क्या 370 के नाम पे कश्मीर को छलावा दिया गया है, छल किया गया है, और दूसरा ये है राजनीतिक इस पे कि क्या परिणाम आ सकते हैं। तो पहले से मैं शुरुआत करूँगा। देखिए, आप एक चीज़ को समझिए संजय जी, 370 के फ़ायदे तो बहुत गिनाए गए और बॉलीवुड पे कई मूवीज़ भी बनी, ठीक है? परंतु सत्य बात ये है कि जीडीपी में जो राष्ट्र का जीडीपी जो रहा है, ठीक है, वहां जम्मू कश्मीर पहले भी टॉप 10 या टॉप 15 कंट्रीब्यूटिंग नेशन में से स्टेट में से नहीं था। जम्मू कश्मीर की पॉपुलेशन 5 करोड़ के ऊपर की है, तो अच्छी साइजेबल पॉपुलेशन, कोई ऐसा छोटा मोटा राज्य नहीं है। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि वहां पर टूरिज्म के अलावा जो सबसे बड़ा उद्योग है वो है मंदिरों के जो दर्शन से पैसे आते हैं। वैष्णो देवी जो है वो बहुत बड़ा एक्सचेकर को कंट्रीब्यूट करता है। तो कहने का अर्थ है कि जो टेक्सचर था कश्मीर का, जम्मू कश्मीर एज ए स्टेट का, कि टूरिज्म हो गया, थोड़े ड्राई फ्रूट्स हो गए, थोड़ा मंदिरों से जो पैसे आ रहे हैं स्टेट एक्सचेकर को, वही रहा। कुछ ऐसा चेंज नहीं हुआ कि बड़ी इंडस्ट्रीज लग गई, बड़ा कुछ कारोबार लग गया, कोई व्यापार लग गया और जिससे वहां पे लाखों रोजगार का सृजन हुआ हो, ऐसा कुछ नहीं हुआ।
और ना केवल जम्मू कश्मीर को 370 के नाम पे छलावा उसके साथ किया गया, बल्कि पूरे देश के साथ किया गया। पूरे देश में एक उन्माद का माहौल बनाया गया कि कैसे 370 हटा के रिवोल्यूशनरी काम किया है मोदी सरकार ने, जिसका फायदा सिर्फ जम्मू कश्मीर को नहीं मिलेगा बल्कि पूरे राष्ट्र को मिलेगा। तो आप समझ रहे हैं, ये एक मार्केटिंग टूल के रूप में यूज किया गया, अब पॉलिटिकल माइलेज लेने का काम किया गया। यथार्थ यदि हम हकीकत में देखें, है ना, तो हमको ये नजर आता है कि जम्मू कश्मीर में कोई बड़े उद्योग धंधे नहीं लाए गए। टेररिज्म खत्म नहीं हुआ, टेररिज्म खत्म होगा तो ही उद्योग धंधे आएंगे। जब टेररिज्म ही नहीं खत्म हुआ तो उद्योग धंधों का तो सवाल ही नहीं उठता। परंतु जब खत्म किया जा रहा था तब इस वक्त हमको यही बताया जा रहा था कि जम्मू में बहुत उद्योग धंधे आएंगे। जम्मू में उद्योग धंधे तो आए नहीं, टेररिज्म घुस गया वहां पे, ठीक है, आतंकवाद घुस गया वहां पे। लद्दाख लेह में बहुत खुशहाली रहेगी। लद्दाख लेह में हमने देख लिया कि लेह में कितने बड़े बड़े आंदोलन करने पड़े। वांगचुक साहब जो माना जाता है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बहुत क्लोज हैं, वो तक बगावत का बिगुल बजा बजा के खड़े हो गए। ना जाने कितने दिनों का उन्होंने फास्टिंग वो अनशन किया वहां पे। तो ये जो पूरा एक बनाया गया माहौल, और फिर हमने देखा कि कैसे गुजरात के ठगी करने वाले लोग वहां पहुंचे और ठगी कर रहे हैं पीएमओ का अपने आप को ये बता के। मनोज सिन्हा जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है, उनके करीबी लोग जिन्होंने उनको दिया है ना ऋण, वो लोग वहां पहुंचे हुए ठगी करने का काम करने के लिए। तो कहने वाली बात यह है कि देखिए, मूल में जनता को यह समझ लेना चाहिए, मेरे प्यारे 4PM के दर्शकों को, कि मूल में केंद्र में गर्भ में जो बात थी 370 के पीछे, वो बात थी सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल माइलेज लेने की। पॉलिटिकल माइलेज मिल गया और ऐसा माइलेज मिला कि भारत में उसका फायदा हुआ। परंतु कश्मीर में देखिए, ये जो इलेक्शन हो रहा है घाटी में, तो ये करीबन 35 से 40% सीटों पे उम्मीदवार ही नहीं खड़े कर रहे। यहां तक कि हास्यास्पद स्थिति यह है कि ये रामविलास पासवान जी के सुपुत्र चिराग पासवान जी, उनकी पार्टी के लोगों को खड़ा कर रहे हैं। बताइए, वहां पे ये स्ट्रैटेजी रखी है कि भाई अगर भाजपा के नाम से लोग खड़े होंगे तो क्या पता टेररिस्ट अटैक हो जाए। इस डर से भाजपा के प्रत्याशी वहां उतर ही नहीं रहे। तो ये दिखा रहे कि नहीं, एनडीए के प्रत्याशियों को हमने खड़ा किया और चिराग पासवान जी के लोगों को खड़ा किया जा रहा है। आई मीन, क्या सर्कस चल रहा है। ऐसा स्टेप लेना जिससे उस राज्य के लोग चिढ़ जाए, आपसे नाखुश हो जाए, आपसे जो है उनका रिश्ता टूट जाए, दिल टूट जाए। ऐसे संबंध प्रजातंत्र में, ऐसे एक्शन जो है, ये ऐसे प्रजातंत्र में लिए नहीं जाने चाहिए जहां पे संबंधों का विच्छेद हो। यहां पे आपने कश्मीरी लोगों के साथ अपने संबंधों का विच्छेद कर दिया। बहुत लंबे समय तक लद्दाख लेह के लोगों के साथ में आपने संबंधों का विच्छेद कर दिया। जम्मू के अंदर में लोग नाराज है कि जो हमें सब्ज बाग दिखाए गए थे कि बड़े बड़े उद्योग आएंगे, जम्मू एकदम संभ्रांत इलाके में आ जाएगा, वैसा तो कुछ जम्मू के लोगों के साथ में जो है वो होता हुआ नजर नहीं आया। तो ये आपने किसकी भलाई के लिए किया? ये आपने सिर्फ अपनी भलाई के लिए किया, पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए किया। और आज भी आपके अंदर में आंखों की शर्म आपकी चली गई है कि आप इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करते हो कि ये बहुत बड़ा आपका फेलियर रहा है। जी संजय जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। कश्मीर की गली-गली में ये बात है जो आप कह रहे हैं। चलते हैं अब ज़रा हरियाणा की। हरियाणा में एक बयान बड़ा मज़ेदार तरीके से वायरल हो रहा है। बीजेपी में जो शामिल होता है, कभी बताया नहीं जाता उससे पहले कि कौन शामिल हो रहा है। हम लोग अचानक टीवी में देखते हैं कि ये शामिल हो गया। लेकिन खट्टर साहब तो शैलजा जी को बाकायदा न्योता देने में लग गए हैं। सुरजेवाला को भविष्यवाणी कर रहे हैं कि सुरजेवाला, शैलजा बीजेपी में आ जाएँगी। डूबते हुए जहाज में भी कभी कोई सवार होता है, ऐसा सुना है आपने क्या? हरियाणा से जो संकेत आ रहे हैं, वो तो ये साफ आ रहे हैं कि जहाज डूब रहा है। भारतीय जनता पार्टी के दर्जनों नेताओं, मतलब भगदड़ जैसी स्थिति है, जो बीजेपी छोड़ के कांग्रेस में गए हैं। तो ऐसा कौन होगा जो इस दौर में, जब सब मान रहे हैं कि कांग्रेस की वहाँ हुकूमत बन जाएगी, कांग्रेस की सरकार बन जाएगी, तो लगता है कि इस दौर में कोई कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में जाएगा। तो ये जो सपनों की मुंगेरी डाल के जो हसीन सपने हैं, जो खट्टर साहब देख रहे हैं, दिखा रहे हैं, गोदी मीडिया दिन-रात दिखा रहा है, इसके पीछे मतलब क्या है? क्यों दिखाए जा रहे हैं? क्या कहानी है इसके पीछे? देखिए, आई मीन, मैंने आपको बोला था कि
अब सेल्फ गोल करने में कांग्रेस जो है ये हमेशा से बहुत माहिर रही है ना? परंतु उस पे मैं बाद में आऊँगा। पर आप एक समझिए कि एक अंग्रेजी में कहावत है जो अमेरिका के सेकंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में जो प्रेसिडेंट रहे थे हैरी ट्रूमैन, जिन्होंने जापान, नागासाकी और हिरोशिमा पे बम गिराने के आदेश दिए थे, उन्होंने एक कोट दिया था कि इफ यू कांट कन्विंस देम, कंफ्यूज देम। ठीक है? तो आप यदि हरियाणा के जनता को कन्विंस नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, तो आप उनको कंफ्यूज कर दीजिए। ये हैरी ट्रूमैन का बहुत विख्यात मतलब ये कहावत रहा है। तो उसी ट्रेंड को, उसी कहावत को चरितार्थ कर रहे हैं खट्टर साहब। खट्टर साहब जो है वो कन्विंस नहीं कर पा रहे हैं कि भाई 10 साल में क्यों हरियाणा के अंदर में 37% बेरोजगारी रही है। आज बेरोजगारी का आलम यह है कि हर तीसरा लड़का बेरोजगार है, तीसरे से भी ज्यादा 40% के आसपास में बेरोजगारी है। तो हर 10 में 4 नौजवान आपके बेरोजगार हैं। 10 साल में आपने एक फलते फूलते राज्य को ऐसी स्थिति में ला दिया है कि जहां पर बच्चे इजराइल फिलिस्तीन में जाके मरने के लिए तैयार हैं। लंबी लंबी लाइनें लग रही है, कतार लग रही है, ठीक है, नौकरी पाने के लिए। आपने राज्य का वो हाल कर दिया जहां पे मारुति से लेके, मतलब आप ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का यदि इंडिया में कोई हब है ऑटो पार्ट्स ऑटोमोबाइल का, तो वो स्टेट है हरियाणा। ठीक है? वहां का ये हाल हो रखा है कि वहां बच्चे जो है वो मरने, मतलब वो इजराइल और फिलिस्तीन जाके नौकरी ढूंढने के लिए जो है वो लोग संघर्ष कर रहे हैं, लंबी लंबी लाइनें लगा रहे हैं। तो ये मेरा ऐसा मानना है कि ये जो जनाब हैं खट्टर साहब ने कुछ नहीं किया, ये कंफ्यूज करने का एक प्रयास किया है। ठीक है? ये जनता को हरियाणा के और अपनी विफलताओं को छुपाने के लिए जो है ये फालतू का राजनीतिक जो है ना प्रपंच ये रच रहे हैं। अब आते कांग्रेस के ऊपर में, जैसे मैंने आपको कहा था, देखिए मैंने 1 महीने पहले शायद आपके किसी कार्यक्रम में कहा था कि कांग्रेस का जमीनी स्तर पे जो वहां ये है आधार जो है वो स्ट्रांग नहीं है। मतलब वहां पे आप ये सोचिए कि कई सारे तो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स नहीं है, ठीक है, स्टेट प्रेसिडेंट शायद नहीं है वहां पे, 2 ये प्रेसिडेंट बना के रखे हुए हैं, मतलब 2 वर्किंग प्रेसिडेंट बना के रखे हैं। तो आपने जो जो संरचना, जो आधारभूत जो स्तंभ होना चाहिए पार्टी का, वो आपने सशक्त करने का कोई प्रयास नहीं किया इतने दिनों में। वो प्रयास करना चाहिए था, तो वो प्रयास नहीं किया। तो इसीलिए कांग्रेस कोई भाजपा से वहां इलेक्शन नहीं लड़ रही है, जनता इस बार लड़ रही है भाजपा से इलेक्शन। ठीक है? और जनता जो है वो सबक सिखाने का उन्होंने ठान लिया है कि हम जरा ये खट्टर सैनी और ये जो पूरे विज और ये जो पूरा एक 10 साल तक जिन लोगों ने राज किया शासन में, इस क्षेत्र पे, इस राज्य पे, उनको जरा हम समझाएं कि भैया आपने हमको किस स्थिति में लाके डाल दिया है। अब मैंने बोला कांग्रेस सेल्फ गोल करती है। देखिए कुमारी शैलजा पे कुछ आपत्तिजनक बयान आए, ऐसा कहा गया कि ये कांग्रेस के कार्यकर्ता थे, पता किया गया तो कांग्रेस के कार्यकर्ता नहीं थे। परंतु ऐसा सुनने में आ रहा कि शैलजा कुमारी जी जो हैं वो मुंह फुला के बैठ गई, वो कैंपेनिंग में हिस्सा नहीं ले रही है। अब ऐसे क्रूशियल मोमेंट पे ये छोटी छोटी चीजें क्या मायने रखती हैं? क्या ये मायने रखने भी चाहिए क्या? आप इतने सीजन्ड जो है पॉलिटिशियन हो, ये तो मतलब हमने आपने बताना भी नहीं चाहिए, तो आपने खुद ने समझना चाहिए। जहां तक बात आती है रणदीप सुरजेवाला की, तो रणदीप सुरजेवाला को कई पॉलिटिकल कमेंटेटर्स जो है ये बोलते हैं कि ये भाजपा के गोदी में जाके बैठे हुए हैं। तो वहीं से लगता है कि खट्टर साहब ने जो है वहीं से इस पॉइंट को पिक किया है कि रणदीप सुरजेवाला जो है वो भाजपा की गोद में बैठे, तो चलो उस नाम को मैं यूज करता हूँ। वो कौन से पॉलिटिकल कमेंटेटर है मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, आप जानते हैं। ठीक है? तो ये इन पॉलिटिकल कमेंटेटर से प्रभावित होके बहुत सारी चीजें वो वहां से भी ग्रैंड कर रहे हैं और कांग्रेस के अगेंस्ट यूज कर रहे हैं। ठीक है? कांग्रेस को अपने देखिए कार्य को और अपने जो उनकी जो ये है ऑर्गेनाइजेशन जो है, ऑर्गेनाइजेशन को स्ट्रॉन्ग करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और कांग्रेस के अंदर में दिक्कत क्या है, जब कांग्रेस के नेताओं को दिखता है कि विनिंग चांसेस हैं तो सबके सब इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, और जब दिखता है कि विनिंग चांसेस नहीं, आप जैसे लोकसभा के इलेक्शन आप देखिए 2024 का, सुप्रिया श्रीनेत जी ने एक ट्वीट कर दिया कि मंडी में आज रेट क्या चल रहा है, और उसके बाद में मॉरल ग्राउंड लेके वो इलेक्शन से हट गई कि मेरी टीम में किसी ने
ये कोट किया था। एक भी चैनल ने इस चीज का एनालिसिस नहीं किया, सिर्फ मुझे छोड़ के और 4 PM को छोड़ के। मैं नहीं बोला था, जिसपे सुप्रिया जी थोड़ी नाराज भी हुई मेरे से, कि भाई आप जब कांग्रेस एकदम कंगाल हो गई है, कांग्रेस के बैंक अकाउंट फ्रीज हो गए, 5 साल से आपको जो है ब्रांडिंग आप कर रहे हो, आप रोज मोदी को जो है दिन भर क्रिटिसाइज कर रहे हो, तो आपको लोग जानते हैं। तो ऐसे टाइम में जब पार्टी को आपकी जरूरत है, तो आप इलेक्शन का मैदान जो है क्यों छोड़ के भाग रहे हो, एक फालतू सा बहाना लेके। तो ये जो चीजें हैं, कांग्रेस के नेताओं के अंदर यही कमी है। आप यदि राज्य, आप देखिए चिदम्बरम जी से सवाल पूछा जाता है अडानी पे, तो माइक हटा के दे देते हैं किसी और के पास में। तो और वो गृह मंत्री है, सोचिए, जो भूतपूर्व गृह मंत्री, इनका ये हाल है। कन्हैया से प्रश्न पूछा जाता है, जयराम रमेश माइक छीन के खुद जवाब देने लगते हैं। तो ये 3 लीडर्स की तो मैंने आपको एग्जांपल दिए कि कैसे कांग्रेस के अंदर में मतलब जो आचरण है, ये आचरण को ठीक करने की जरूरत है राहुल गांधी को। राहुल गांधी अकेला एक मतलब आदमी जो है वो सारी लड़ाइयां नहीं लड़ सकता, ठीक है। एक चैनल ने चिदम्बरम के एक्शन पे, जयराम रमेश के एक्शन पे या सुप्रिया जी के एक्शन पे एक एनालिसिस नहीं किया। बड़े बड़े दिग्गज पॉलिटिकल एनालिस्ट नाम है, एक ने भी पिन पॉइंट नहीं किया। तो मैं इसीलिए कहता हूं कि ये सेल्फ गोल करने की जो इन लोग की आदत है, ये सेल्फ गोल करने की आदत से इनको बचना चाहिए। और ये शैलजा कुमारी और बाकी रणदीप सुरजेवाला, इन लोग को पूरी तरीके से इलेक्शन में कूद पड़ना चाहिए और खट्टर साहब की बातों का खंडन करना चाहिए, खुद आके खंडन करना चाहिए कि आप क्या कैसी वाहियात बातें कर रहे हैं भाई, है ना। हम तो इलेक्शन में आ गए हैं, हम तो पूरे ताकत से लड़ रहे हैं इलेक्शन। जी जी बिल्कुल ठीक संजय। बात है। ये समय वो है कि जब कांग्रेस के सब नेताओं को एक मंच पे आना चाहिए, दिखना चाहिए कि भाई हम लड़ाई लड़ रहे हैं। क्योंकि वहाँ पे आम आदमी पार्टी की एंट्री ने भी बीजेपी को थोड़ी सी लॉटरी तो लगा दी है। लोगों को लग रहा है आम आदमी पार्टी की एंट्री हुई है तो वोट कट सकते हैं वहाँ पे। क्या लग रहा है कि आपको क्या लग रहा है, आम आदमी पार्टी की एंट्री से वोट कटेंगे, नहीं कटेंगे? क्या फायदा, किसको नुकसान? आपको क्या ये मानना है अपना हाथ में? ये एक बहुत बड़ा मिथ है कि आम आदमी पार्टी जो है कांग्रेस के वोट काटती है। आप प्रूफ करके बता दें कैसे कांग्रेस के वोट काटती है। मैं बोलता हूं हमारे जैसे पढ़े लिखे मिडिल क्लास हिंदू फैमिलीज के लोगों के वोट लेती है आम आदमी पार्टी। दिल्ली में आप देख लीजिए कितनी मुस्लिम पॉपुलेशन है ना, वो एक एरिया में कंसेंट्रेटेड, पर दिल्ली में सबसे ज्यादा वोट से जीतती है। पंजाब आप देख लीजिए कितने मुसलमान है वहां पे, पंजाब में तो हिंदू ही हिंदू है, ठीक है, या सरदार हैं। तो ये एक मिथ है कि आम आदमी पार्टी कांग्रेस के वोट काटती है, और इसको वही लोग, वही पॉलिटिकल कमेंटेटर्स इस चीज को हवा देते हैं, जो कि कांग्रेस का वोट काट रही है, ये बीजेपी के बी पार्टी है, ये बीजेपी के दलाल हैं। इस टाइप के शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। यानी जितने शब्दकोश में निकृष्ट शब्द हो सकते हैं कि ये नीच हैं, ये दलाल हैं, ये हारे हुए लोग हैं, मतलब इस तरीके के शब्दों के कुछ पॉलिटिकल कमेंटेटर्स वर्ड यूज करते हैं, शब्द यूज करते हैं, ये बिना सोचे समझे कि भाई वो बोल कर रहे, लाखों लोग उनको सुन रहे हैं। तो ये आम आदमी पार्टी की जो छवि खराब की गई है, जो बार बार उनके ऊपर में अटैक किया जाता है, आक्रमण किया जाता है, ये बोल के कि कांग्रेस के वो वोट काट रहे, आप प्रूफ कीजिए, आप डाटा के साथ प्रूफ कीजिए, आप हवा हवाई वाली बातें मत कीजिए। मैं तो बता रहा हूं दिल्ली का, मैं आपको बता रहा हूं कि भाई मुस्लिम और हिंदू का पॉपुलेशन ले लीजिए, पंजाब में मैं बता रहा हूं। तो आम आदमी पार्टी जो है, इसीलिए कहा जाता है ना कि ये कांग्रेस के वोट काटती है, क्योंकि ये अल्पसंख्यकों के वोट लेती है। मैं ये बोल रहा हूं कि ये हिंदुओं के वोट लेती है, मिडिल क्लास फैमिलीज के वोट लेती है, पढ़े लिखे लोगों के वोट लेती है। मैं अपना बोल रहा हूं, मेरी नजर में आम आदमी पार्टी बहुत अच्छी पार्टी है। मैं उनके एक एक लीडर को बहुत ज्यादा मतलब इज्जत देता हूं। देखिए उनके सारे बड़े लीडर्स को जेल के अंदर में डाल दिया गया, पर वो पार्टी टूटी नहीं, वो पार्टी टूटी नहीं, ठीक है। एक एमएलए को बड़ी मुश्किल से, पता नहीं वो भी बिजनेसमैन था, ईडी डीआरआई का खौफ दिखा के जो है उसने भी दूसरी पार्टी ज्वाइन नहीं किया, उसने संन्यास ले लिया। संजय सिंह पे प्रेशर डाला गया, मनीष सिसोदिया पे प्रेशर डाला गया। ये कांग्रेस के लीडर्स को आम आदमी पार्टी के लीडर से सीखना चाहिए, मनीष सिसोदिया से सीखना चाहिए, संजय सिंह से सीखना चाहिए। अशोक चौहान जैसा आदमी जो मुख्यमंत्री रहा है, वो बोलते कि फूट फूट के रोया कि मैं जेल नहीं जाना चाहता हूं। आप कितने कमजोर व्यक्ति हो भाई, कितने कमजोर हो। संजय सिंह, मनीष सिसोदिया 1.5 साल जेल में रह के आए। आप लोगों के अंदर में, कांग्रेसियों के अंदर में, यदि आम आदमी पार्टी के लोगों का 50% में कैरेक्टर आ गया, तो भाजपा का नाम और निशान इस देश से हट जाएगा। दुख की बात यह है कि कांग्रेस जो है, कांग्रेस के अंदर में परजीवी टाइप, पैरासाइट टाइप लोग आ गए।
जो सिर्फ कांग्रेस के संसाधन, कांग्रेस के ब्रांड, कांग्रेस के नाम को यूज करना चाहते हैं। और जब उनको दिखती है कि हमारे पक्ष में हवा बह रही है, तब वो आ जाएंगे। आप राज्यसभा में देखिए कांग्रेस के लीडर्स को, चिदम्बरम, दिग्विजय सिंह, आई मीन जयराम रमेश, कौन से जमाने के लीडर मेरे जैसे आदमी के साथ में इनकी फ्रीक्वेंसी मैच नहीं करती। जो यूथ है वो समझता ही नहीं, वो देखते हैं चिदम्बरम का डरा हुआ रूप, कि अदानी पे सवाल पूछते हैं वो बाजू में माइक कर दे रहा है। वो जयराम रमेश हिंदी में बोलते ही नहीं, वो कनेक्ट ही नहीं हो पाते हिंदी भाषी लोग। तो कैसे आप आम आदमी पार्टी से सीखिए, कांग्रेसियों को सीखने की जरूरत है आम आदमी पार्टी से। और ये एक मिथ्या है, ये जो लोग कांग्रेस की दलाली कर रहे हैं उन लोगों को, वही लोग इस मिथ्या भ्रामक बात को फैला रहे हैं कि आम आदमी पार्टी जो है वो वोट काटती है कांग्रेस के। संजय जी, मैं और आप किसी के पेरोल पे नहीं है। हम स्पष्ट बात करते हैं, हम मोदी और अमित शाह को भी उतना ही क्रिटिसाइज करेंगे जितना हम सुप्रिया सुले को क्रिटिसाइज करते हैं, या चिदम्बरम को क्रिटिसाइज करते हैं, या दूसरे लीडर को क्रिटिसाइज करते हैं। हम उतना ही अरविंद केजरीवाल को भी क्रिटिसाइज करेंगे यदि कुछ गलत होता हुआ नजर आए तो मेरा ये मानना है कि ये गलत बात फैलाई जा रही है। आम आदमी पार्टी बीजेपी को भी उतना ही नुकसान पहुंचाएगी जितना कांग्रेस को पहुंचाएगी। हो सकता है बीजेपी को ज्यादा नुकसान पहुंचाए। जी संजय। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल सही बात है। मेरे दोस्त का बेटा है, पढ़ लिख के इंजीनियरिंग करके आया, पिछले चुनाव में मैंने उत्तर प्रदेश में देखा। तो मैंने इसे पूछा, मैंने कहा यार पूछना नहीं चाहिए, लेकिन तब भी नौजवान हूँ, आईडिया तो वोट किसको देगी? बोला आम आदमी पार्टी को। मैं कहा यहाँ तो जीत भी नहीं रहा कहती है। तो बोला कि हमारे लोग कहते हैं कि भाई वो यंग जनरेशन का लीडर्स हैं, तो हो सकता संजय है जी, मैं इतने एमबीए कॉलेजेस में पढ़ाने जाता हूँ, इतनी जगह जर्नलिज्म में जाता हूँ, लेक्चर्स आईएम में पढ़ा के आए हैं आप। अभी आईएम में गया, इंडिया का उससे बड़ा तो कोई कॉलेज नहीं हो सकता, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। बच्चे जो हैं फैन है आम आदमी पार्टी के। मैं आम आदमी पार्टी का एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा, मैं उसका मेंबर भी नहीं हूँ, और मेरे वहां पे किसी से दोस्ती भी नहीं है संजय सिंह को छोड़ के, ठीक है। बाकी और मैं किसी को नहीं जानता हूँ। अरविंद केजरीवाल से बहुत पहले मेरी फोन पे बात हुआ करती थी, बहुत पहले, जब वो पॉलिटिक्स में नहीं थे, जब एनजीओ चलाते थे, पर मैं किसी को जानता। पर ये मैं यथार्थ देख रहा हूँ ग्राउंड लेवल पे। देखिए, मैं इकोनॉमी फाइनेंस तो आंख बंद करके बता सकता हूँ, इकोनॉमी और फाइनेंस के इश्यू पे भाजपा, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों एक ही पार्टी है। एक की भी पॉलिसीज में आपको अंतर नजर नहीं आएगा। जो कांग्रेस की पॉलिसीज है वही बीजेपी की है, जो बीजेपी की है वही कांग्रेस की है। कांग्रेस भी वही मार्केट की बात करता है, कांग्रेस भी वही बोलता है कि भाई फार्मिंग सेक्टर खोल देना चाहिए। भले अभी पलट रहा है, पर आप देखिए मनमोहन सिंह के टाइम में क्या क्या, यही गुलाटी साहब जो हैं इन लोग को लिख लिख के दिया करते थे कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो फाइनेंशियल इकोनॉमी फ्रंट पे भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस जो है वो सेम पार्टी है, इनकी सेम पॉलिसीज है। सिर्फ एक जगह जहां कांग्रेस अलग है और अच्छा कर रही है, और जिसके कारण कांग्रेस को मैं मानता हूं, मैं तो विचारों से नेहरूवादी हूं। मैं आपको बता रहा हूं, मैं विचारों से नेहरूवादी हूं, और मैं मतलब नेहरू की हर नीति में मेरा बहुत ज्यादा विश्वास है, ठीक है। ये जो है हिंदू मुसलमान कांग्रेस नहीं करती है, इसी कारण से कांग्रेस बीजेपी से अलग है। कांग्रेस सांप्रदायिकता नहीं फैलाती है। इनके ऊपर में इल्जाम लगाया जाता है कि आप माइनॉरिटीज का तुष्टीकरण करते हो, पर भाई भाजपा भी तो हिंदुओं का तुष्टीकरण करती है। तो तुष्टीकरण तो दोनों ही जगह है, यहां भी और वहां भी है। तो सिर्फ एक ही अंतर है कि ये बात संविधान की करते हैं और संविधान में सेक्युलरिज्म की करते हैं। भाजपा जो है वो बात सेक्युलरिज्म की नहीं करता है, यही कांग्रेस को जो प्रधानता देता है। नहीं तो इकोनॉमी और फाइनेंस के फ्रंट पे जो कांग्रेस है वही बीजेपी है। जी संजय। बिल्कुल ठीक बात है। अब आपके नागपुर चलता हूँ मैं, जहाँ पे आप हैं इस समय। आज नागपुर से मेरे एक मित्र ने और सूचना दी, आपके पास भी सूचना होगी। एक बैठक हुई संघ की और बीजेपी के कुछ लोगों के संपर्क में, और ये तय हुआ कि अक्टूबर में महाराष्ट्र के चुनाव की घोषणा कर दी जाए। क्या खेल होगा, या तो अगर आपके पास इस बैठक की कुछ इनपुट हो, कहीं सूचना हो, क्या रणनीति बनी है कि अक्टूबर में क्यों करना चाहते हैं, क्या खेल है उसके पीछे? नहीं, अक्टूबर में इलेक्शन नहीं करेंगे, अक्टूबर में अनाउंस करेंगे लोग 15 से 20 तारीख के बीच में, ठीक है। देखिए, ऐसा 27 नवंबर तक नई सरकार बन जानी चाहिए। यदि आपको याद होगा, लास्ट टाइम जब सरकार बनी थी देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार जी की, तो वो डेट का जो ये था वो 26-27 नवंबर के आसपास में था। तो 27 नवंबर तक सरकार बन जानी चाहिए। तो ये इलेक्शन अनाउंस करेंगे 15 से 20 अक्टूबर के बीच में, जो मुझे पता चल रहा है। उसके पहले नरेंद्र मोदी जी बॉम्बे जाएंगे, और कोलाबा से लेके जो वो बांद्रा तक गया है अंडरग्राउंड मेट्रो जो बना है पहला बॉम्बे में, उसका शिलान्यास करेंगे। 2-3 फ्लाईओवर्स का शिलान्यास करेंगे, है ना। शिलान्यास यानी उद्घाटन करेंगे, सॉरी, मतलब वो समर्पित करेंगे देश को।
तो ये 2-3 एक्टिविटीज इनकी होगी। नागपुर में भी ऐसा बनाया जा रहा है प्लान कि वो आए, पर थोड़ा सा आरएसएस और बीजेपी, मतलब खासतौर पे मोदी जी के साथ में संजय जोशी को लेके जो हीटेड ये चल रहा है, उसके कारण शायद वो नागपुर में ना आए। हालांकि विदर्भा का ट्रिप जो है वो करके गए हैं, और कॉटन टू क्या फार्म टू फाइबर और पता नहीं इस टाइप के, फार्म टू फैशन, इस टाइप का उन्होंने कल स्लोगन भी दिया है और वो काफी बातें करके गए हैं। परंतु यह कि 15 से 20 के बीच में इलेक्शन अनाउंस होगा, और 19-20 नवंबर के आसपास में इलेक्शन की डेट आएगी। 22 से 23 नवंबर तक रिजल्ट अनाउंस हो जाएगा। और भाजपा ने आरएसएस को यह बताया है कि हम 100 सीट जीत रहे हैं। अभी फिर वो वही बोले, कैसे जीत रहे नहीं मालूम, पर 100 सीट जीत रहे। और उन्होंने बोला कि 44 सीट का जो है वो 44 सीट का इंतजाम करना कोई बड़ी बात नहीं है। और दूसरी बड़ी चीज है कि कैलाश विजयवर्गीय को नागपुर का इंचार्ज बना दिया गया है। नागपुर खासतौर पे जो वो खुद हैंडल कर रहे हैं। और ऐसे सुनने में आ रहा है कि कई सिटिंग जो एमएलएज हैं नागपुर से भाजपा के, और आसपास के नागपुर डिस्ट्रिक्ट के और आजू बाजू के डिस्ट्रिक्ट के, इनके कईयों के टिकटें कटने वाली। तो जैसे एक एग्जांपल दे देता हूं जिनका नाम बहुत चल रहा है, मध्य नागपुर से, सेंट्रल नागपुर से विकास कुंभारे जी 3 बार से एमएलए बन रहे हैं, 2-3 बार से एमएलए बन रहे हैं। तो उनका बोला जा रहा है कि टिकट कट सकता है इस बार। तो कैलाश विजयवर्गीय ने आके बड़े ही मतलब वो स्ट्रांगली काम करना शुरू कर दिया है। और आपको तो मालूम है कि वो ऑर्गेनाइजेशन के बड़े स्ट्रांग खिलाड़ी हैं। देवेंद्र फडणवीस ने खास उनसे बीजेपी से अपील की थी कि कैलाश विजयवर्गीय को आप भेजें नागपुर में, ताकि एटलीस्ट नागपुर से इनकी इज्जत बच जाए। नागपुर में 6 की 6 में से कम 5 सीट तो ये निकाल लें, ऐसा इनका मानना है। तो देखते हैं क्या होने वाला है। महाराष्ट्र के इलेक्शन 27 नवंबर तक महाराष्ट्र में सरकार बन जानी चाहिए। 15 से 20 अक्टूबर के बीच में हमको इलेक्शन की डेट अनाउंसमेंट हमको सुनने में आ जाएगा। एक आखिरी सवाल, क्या लगता है आपको कि जो आपने बताई बहुत सारी घोषणाएं करने वाले हैं, उद्घाटन करने वाले हैं, कोई ऐसा उद्घाटन तो नहीं हुआ? क्योंकि महाराष्ट्र में पूरी सड़क धंस जाती है, ट्रक चला जाता है। शिवाजी की प्रतिमा को उद्घाटन करने पहले, शिवाजी भगवान है वहाँ महाराष्ट्र के लिए, शिवाजी की प्रतिमा गिर जाती है महाराष्ट्र। तो ये सब ठीक तो रहेगा? कि आजकल दिन अच्छे नहीं चल रहे हैं प्रधानमंत्री जी के, कहीं ना कहीं लोचा हो जा रहा है हर जगह। तो कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि वहाँ उद्घाटन करने जाएंगे, कोई पुल वुल, भगवान ना करे, ईश्वर ना करे कि सब ठीक रहे वहाँ पे। और लग रहा है कि वहाँ की भ्रष्टाचार की गंगा बैठ रही है वहाँ बीएमसी में। देखिए मुझे ये मेट्रो में तो नहीं लगता है, पुलों का मैं गारंटी नहीं ले सकता हूँ भाई, कुछ भी हो सकता है। ठीक ये रहे तो भैया, लोगों के कॉन्ट्रैक्टर पे डिपेंड करता है, और वहां जन के पॉलिटिशियंस के ऊपर में। भाई आप 20%, 25%, 30-30% कट ले लोगे कॉन्ट्रैक्ट से, तो कॉन्ट्रैक्टर सीमेंट तो सही नहीं मिलाएगा ना। जितने अमाउंट में सीमेंट मिलाना उतना तो मिलाएगा नहीं। तो आप जो है रेती गिट्टी। जी एक याद होगा आपको, जसपाल भट्टी का शो आता था पहले, बहुत बढ़िया कॉमेडी का। तो जसपाल भट्टी कहता था कि जो ठेकेदारों, हाँ बहुत बड़े कॉमेडी शो था वो। उसका उसमें ये जसपाल भट्टी ने एक दिन कहा कि ठेकेदारों के लिए सलाह है, जो पुल खुद बनाए वो उसके ऊपर से कभी नहीं गुजरना चाहिए उन्हें। पता है तो ठीक है, बिल्कुल वही बात है। बहुत बहुत शुक्रिया राजीव भाई इतनी बातचीत करने के लिए, आभार, थैंक यू। तो ये राजीव रंजन जी, आपने पूरी बातचीत सुनी, मुझे यकीन है आपको ये बातचीत पसंद आई होगी। अपनी राय से अवगत कराइएगा, चैनल को ज्वाइन और सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया, थैंक यू।